अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वॉशिंगटन। पिछले 12 घंटे में जब से मैं आपकी हैंड हेल्ड डिवाइसेस से गुम हूं, इस दौरान में पाकिस्तान में बहुत सी इंटरेस्टिंग, बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। मतलब उनका एक मंजरनामा पहले हम देख लेते हैं। जहांगीर खान तरीन साहब का और परवेज खटक साहब का सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेना और अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब का अपनी नाकामी तस्लीम करते हुए जमात इस्लामी की लीडरशिप से उसकी जो अमीर है वो वहां से उनका रिजाइन कर देना। इसकी तफसीलात पर तो फिर आता हूँ, लेकिन तक कहना बहुत ज़रूरी है कि जहांगीर खान तरीन साहब का और परवेज खटक साहब का जो सियासत से किनारा कशी का फैसला है, जो उनकी शिकस्त है, कि दर हकीकत खाली उनकी शिकस्त नहीं है, बल्कि उनकी शिकस्त से कहीं ज़्यादा ये उस मंसूबे की शिकस्त है जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी जर्नैल साहब के जहनों के अंदर से जो खाके निकलते हैं, उनके अंदर से जो ब्रेन वेव्स निकलती हैं, जो एक ढांचा निकलता है, जो खड़ाक उनके अंदर से पैदा होता है, ये उस वो खड़ाक, वो ढांचा जो है वो धड़ाम करके नीचे गिर रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अपनी प्रोविंशियल सीट जो है सिंध असम्बली की, वहां से रिजाइन कर दिया तहरीक इंसाफ के एक ये कह के कि ये सीट दर हकीकत तहरीक इंसाफ के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, जिनको तहरीक इंसाफ बैक कर रही थी, सैफ साहब जो हैं, उन्होंने दर हकीकत जीती है। उन्होंने कहा कि मेरी टीम ने फॉर्म 45 को कैलकुलेट किया है और वहां से ये पता चला है कि सैफ साहब के असल वोट जो हैं वो 31,000 है। और राजा सिकंदर सुल्तान साहब का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, और जिससे ज्यादा मुनाफिक शख्स कोई नहीं गुजरा पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज में, उन्होंने सैफ साहब को 31,000 के वोट कम करके उनके 11,000 कुछ वोट उनके बनाए। ये थप्पड़ मारा है हाफिज नईमुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब के मुंह के ऊपर और पूरी पीएमएलएन के मुंह के ऊपर। और इस थप्पड़ की जो जनाटेदार आवाज है वो कराची से खैबर तक मेरे ख्याल है सुनी जा रही होगी। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आप लोग बनाते हैं वीडियोज और मीम्स बनाते हैं, एक मीम बनाएं जिसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब एक फड़ाक करके एक थप्पड़ मार रहे हैं हम्टी डम्टी के मुंह के ऊपर, और हम्टी डम्टी जो है वो बेचारा नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर उठता है और फिर हंसना शुरू कर देता है बेशर्मी से, बिकॉज हम्टी डम्टी है ही बेशर्म। गौहर अली खान जो है बैरिस्टर, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ जो है किसी और पार्टी को ढूंढ रही है जिसके साथ वो पार्लियामेंट में अलाइन कर सके अपनी रिजर्व सीट्स को लेने के लिए। और अगर वो नहीं कर सकेगी तो फिर हम ऑपोजिशन के अंदर बैठेंगे। ताहम हम पीपीपी और पीएमएलएन के साथ नहीं चल सकते, हम उसमें कंफर्टेबल नहीं है। गौर साहब जो है वो अल्फाज का बड़ा मोहतात इस्तेमाल करते हैं, कंफर्टेबल इज एन अंडरस्टेटमेंट। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम कंफर्टेबल नहीं है। फैसल वाडा साहब की बड़ी स्ट्रेंज किस्म की चीजें, उनकी आवाज बातें वो कर रहे हैं। मैंने उनकी कुछ स्टेटमेंट पढ़ी है जहां वो कह रहे हैं कि आवाम को ये मालूम करना चाहिए कि 1971 का जिम्मेदार कौन था, भुट्टो की फांसी का कौन जिम्मेदार था, नवाज शरीफ की हुकूमत किसने खत्म की, इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की जो एक जाली फेक किस्म की कैंपेन या मूवमेंट थी वो किसने चलाई। पता नहीं ये वाडा साहब ने क्या पिया क्या खाया है, कहाँ से वो आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि वाडा साहब की, ये वाडा साहब जो बयान दे रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। बहरहाल तहरीक इंसाफ जो है उसने ये डिमांड किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान, उनका कमीशन जो है उसे रिजाइन कर देना चाहिए, बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे घटिया मैसिवली रिग्ड इलेक्शन जो है किए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करूं कि अब से थोड़ी देर पहले, कोई घंटा पहले, मैंने अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए एम्बेसडर जॉन बोल्टन का मैंने एक इंटरव्यू किया। बड़ा मुख्तसर सा ये इंटरव्यू है, 16-17 मिनट का, जिसे मैं एक आध घंटे में उसका मैं प्रोमो बना रहा हूँ, उसको मैं रिलीज करूंगा जीवीएस न्यूज़ के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी मैं उसको शेयर कर दूंगा। इसे जरूर देखिएगा। एम्बेसडर बोल्टन जो है वो ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 17-18 महीने, बल्कि इससे पहले वो वॉशिंगटन के एक इंसाइडर हैं। वो अमेरिका के एम्बेसडर रह चुके हैं जो यूएन बुश एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन वो वॉशिंगटन इंसाइडर हैं फॉर मोर देन 40 ईयर्स। और अर्ली 80s से रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीजिंगली रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस उन्हें मिल रही हैं। रेगन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने से, जहां उनका आगाज़ यूनाइटेड स्टेट्स एड डिपार्टमेंट जो है, यूएस एड से उनका शुरू होता है सफ़र, और जिसको अमेरिका में बेल्ट वे पॉलिटिक्स कहा जाता है, वो उसके बहुत बड़े इंसाइडर हैं। 2023 में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ये डिबेट थी कि वो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हो सकते हैं। बाद में उन्होंने फैसला किया कि उनकी दाल वहाँ पे नहीं गलेगी, इसलिए वो वहाँ पे नहीं है। और इसमें जो इंटरव्यू है, इसमें आप देखेंगे कि मैंने उनको प्रॉम्प्ट नहीं किया। आप इसकी गौर गौर कीजिए, 3 चीज़ों का मैंने उनको प्रॉम्प्ट नहीं किया, लेकिन खुद से उन्होंने 3 चीज़ें कही। पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान के सपोर्टर्स को ये समझ जाना चाहिए कि वो जीत चुके हैं, ये जीत उनकी हुई है, राइटली डिजर्व्ड है, एंड देर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। और अब उनको ओवर प्ले नहीं करना चाहिए, उनके लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि पाकिस्तान के जनरल्स को मैं प्राइवेटली भी मैसेज देना चाहूँगा, पब्लिकली मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, उनका जो मौका मिलेगा तो मैं प्राइवेटली भी उनसे बात करूंगा, लेकिन पब्लिकली मैं उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई
गलत हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हो और आपको अंदाज़ा ना हो, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, आपकी मिसपरसेप्शन हो, आपको सही तरह से अंदाज़ा ना हो कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ कितने पॉपुलर हैं। लेकिन अब जब आपको पता चल चुका है, तो ये बच्चों वाली हरकतें ना करें। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। हकीकत को तस्लीम करें। ये आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और यूएस रिलेशनशिप के लिए, यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। हकीकत को तस्लीम करें, हकीकत को एक्सेप्ट करें। इससे आपकी ताकत और रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आ जाएगी। अब आप इसमें नोट कीजिए कि मैंने उनको प्रॉम्प्ट नहीं किया। आप जब ये इंटरव्यू देखेंगे, आप देखेंगे कि ये खुद अपनी बेसाख्तगी में वो ये चीज़ें कहते हैं। मैं एक और डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, उसके दरमियान में वो ये कहते हैं। चाइना के हवाले से उनके कमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप जो है, ये पाकिस्तानियों को समझने की ज़रूरत है कि चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप हमारे लिए ख़तरनाक है। और जब आप ये देखेंगे, तो आप में से जो लोग मेरे मार्च 2022 से मेरे वीलॉग्स देख रहे हैं, तो आपको याद आएगा कि कैसे मैंने इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2022 मैंने ये क्लेम किया था, ऑन द बेसिस ऑफ प्योर डॉट कनेक्टिंग एंड एनालिसिस, कि झगड़ा जो है वो चाइना इंडिया रिलेशनशिप का है। इंडिया के साथ लेवरेज चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट को, चाइना की कंटेनमेंट चाहिए, पाकिस्तान को चाइना से हटने में मजबूर किया जा रहा है। और अब आपको समझ आएगी कि जनरल बाजवा ने किस तरह से पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को उन्होंने बेट्रे किया। अगर कोई डील करनी है, तो वो पाकिस्तान की पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने डील करनी है कि उन्हें इंडिया और चाइना में, या अमेरिका और चाइना के दरमियान किस किस्म का बैलेंस क्रिएट करना है। ये फौज के किसी जर्नैल का ये हक नहीं है, ये उसका राइट नहीं है, ये उसका मैंडेट नहीं है। और यही प्रिंसिपल झगड़ा है हमारा पाकिस्तान की आर्मी के जर्नलों के साथ, कि वो अपनी बेसिक जो उनका मैंडेट है उससे बाहर निकल के वो ऑपरेट करते हैं। सरकारी मुलाजिम हैं, ग्रेड 22 के अफसरान हैं, जिस तरह से फेडरल सेक्रेटरी होता है, वही उनकी एक लिमिट है जिसके अंदर रहकर उनको जो है वो काम करना चाहिए। अब ये तो चले, इसकी बात होगी, इसको जरूर देखिएगा। मैं इसको तकरीबन 1.5-2 घंटे में रिलीज करता हूँ। अब एक आपस की बात है। वो आपस की बात यह है कि मैंने पिछले वीलॉग के अंदर, जिसमें स्कूल कॉलेज में एक डिबेट होती है, डिबेट के बाद आप उसके ऊपर एक वोट होता था कि कौन जीत गया है। मतलब हमारे स्कूल में हमेशा डिबेट हुआ करती थी, वी आर बेटर देन आवर फोर फादर्स। और इन दी एंड हमेशा हाउस डिसाइड करता था कि नो, वी आर नॉट बेटर देन आवर फोर फादर्स। तो वोट पड़ता था। मैंने पिछले वीलॉग में मैंने एक रियल पॉलिटिक का हैट पहन के मैंने ये आर्गुमेंट किया था कि तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक अरेंजमेंट जो है वो हो सकता है। उस अरेंजमेंट से तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंच सकता है। और मेरे जहन में ये था कि तहरीक इंसाफ को उसकी जो उसकी जो इस वक्त 100 के करीब के 90 या 100 सीटें जो हैं, अगर हिसाब कर लें, 18 मारी हैं एमक्यूएम ने और 60 मारी हुई है नवाज शरीफ साहब ने, तो 80 के करीब सीटें, और 10 खुद मारी हुई हैं पीपीपी ने 14। तो 90-95 सीटें जो है पोटेंशली तहरीक इंसाफ की इन तीन जमातों को चोरी करके दे दी गई। ये स्टोलन मैंडेट है, और ये उनको वापस मिल सकता है अगर उनकी एक अरेंजमेंट या डील हो जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, बिकॉज बैलेंस ऑफ पावर जो है पॉलिटिक्स का चेंज हो जाएगा, और फिर वो रिजर्व सीट्स जो हैं वो भी उनको मिल सकती हैं। बहरहाल, उस वीलॉग के ऊपर मेरे ख्याल 1000 से ज़्यादा, शायद 1500 कमेंट्स हैं। और उसमें से अगर 95% भी अंडर एस्टिमेट होगा, 96-97% जो लोग हैं, उन्होंने मेरे इस आर्गुमेंट को रद्द कर दिया है। आप सबका कहना यह है कि पॉलिटिक्स में इस किस्म की कोई डील नहीं हो सकती। पॉलिटिक्स जो है उसको, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है, दैट हैज़ टू बी फॉर द राइट कॉज। सच जो पॉलिटिक्स है उसमें हमें जो पॉलिटिक्स चाहिए उसको आपने रिजेक्ट तो किया। आपने कहा कि पॉलिटिक्स में हमें राइट वे को, करेक्ट वे को जो है हमें फॉलो करना है। हैट्स ऑफ। मीनिंग इसका ये है कि ये हाउस ये बिलीव करता है, ये हाउस के चाहता है कि एक लंबी स्ट्रगल के लिए लोगों को फिर जहनी तौर पर तैयार होना पड़ेगा। बिकॉज पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान जो है वो फिलहाल जो है सच को तस्लीम करने के लिए, हकीकतों को मानने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो अपनी मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, जैसा कि आप मसलसल देख रहे हैं। और अच्छा, अब गौहर, इसके साथ ये ऐड कर दें कि चूंकि बैरिस्टर गौहर ये कह चुके हैं कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को, हम कोई पार्टी ढूंढ रहे हैं। लेकिन पार्टी जो उनके पास दो ही ऑप्शंस थी, एक जमात इस्लामी और दूसरी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की भी नेशनल असेंबली में कोई प्रेजेंस नहीं है, जमात इस्लामी की भी कोई प्रेजेंस नहीं है। मेरा ख्याल है जमात इस्लामी की तो प्रेजेंस ना होने की, एक भी सीट ना होने की वजह शायद ये है कि भाई लोगों को अंदाजा था कि ये लोग जमात इस्लामी के साथ अलायंस या अलग कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने जमात इस्लामी का पत्ता ही वहां पे साफ कर दिया। और हो सकता है उनका आर्गुमेंट बाद में ये खड़ा हो जाए कि चूंकि उसी जमात के साथ आपका अलायंस हो सकता है जिसकी नेशनल असेंबली के अंदर अपनी कोई प्रेजेंस हो। आई डोंट नो क्या ये करेंगे, लेकिन मुझे लग मुश्किल ही रहा है कि तहरीक अनलेस के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मैंने आपको एक पिछले वीलॉग में, पिछले से पिछले वीलॉग में कहा था कि डील पावर सेंटर में आपकी दो जगहों पे हो सकती है। या डील हो सकती है पीपीपी के साथ, या आपकी डील हो सकती है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो या तो अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी तरह से डील होगी, तभी वो
पीटीआई को अपनी रिजर्व सीट्स लेने देंगे। अदरवाइज उन्होंने जो इतना खड़ाक और इतना खेल खेला है वो इसलिए तो नहीं खेला राजा सिकंदर सुल्तान को मिला के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिला के कि इन दी एंड उनको तहरीक इंसाफ को उनकी रिजर्व सीट्स में देनी। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ इज लुकिंग फॉर अ लॉन्गर ब्रेव अडॉशियस बोल्ड स्ट्रगल कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, जैसे कि बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो कह चुके हैं। अब आ जाएं, अच्छा, विच ब्रिंग्स अस टू द मेन क्वेश्चन। अगर ऐसा होता है और पीटीआई ऑपोजिशन में बैठती है तो जरा सोचिए कि उसका जो मेन ब्रंट और इम्पैक्ट है वो ये है कि आपका एक पार्लियामेंट है जो खालिस्तान जाली है। यानी इस पार्लियामेंट के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 60 सीटें चोरी करके, पीपीपी 14-15 सीटें चोरी करके और एमक्यूएम की 18 जाली सीटें होंगी, यानी अंदाजन 95 यहाँ पे स्टोलन सीट्स के ऊपर। यानी पाकिस्तान में इलेक्शन तो हुए ही खराब होंगे, लेकिन इतना ज्यादा जाली इलेक्शन और इतना ज्यादा रिग्ड इलेक्शन और इतना ज्यादा घटिया इलेक्शन और इतना ज्यादा ऐसा इलेक्शन जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है। खैर, हम पहले ही कहते थे मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन, इमरान खान ने खुद भी कहा था। तो इसमें यह है कि मैं तो 1990 से नवाज शरीफ साहब की सियासत का बड़ा नाकिद रहा हूँ। पाकिस्तान की जो उर्दू ज़राए ब्लॉग हैं उन्होंने, और कॉलमनिस्ट हैं, और पाकिस्तान के बहुत से एंकर पर्सन हैं, आपने देखा होगा पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो है उसने गुज़िश्ता कई बरसों में और पिछले से कह लें 20 सालों में नवाज शरीफ साहब को एक बड़े जय्यद किस्म के और बड़े पहुंचे हुए और बड़े बावकार सियासतदान के तौर पे, बड़े प्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन के तौर पे भी दिखाने की बहुत से लोगों ने कोशिश की। मेरी हमेशा से ये दिल और मेरा इस्तदलाल था राइट फ्रॉम द डेज ऑफ सिविल सर्विसेज इन 1990s कि नवाज शरीफ साहब की, फॉरगिव माय फ्रेंच, तमाम सियासत जो है, फॉरगिव माय फ्रेंड, चूत चलाकियों के ऊपर मबनी है। और उनकी दो एग्जांपल्स मैं देता हूं जो सब लोगों ने सुन रखी हैं। समंदर में जहाज खड़ा है कराची के फासले में, बीएमडब्ल्यू गाड़ियों से भरा पड़ा उनके एक किसी रिश्तेदार का, और आप कस्टम ड्यूटी और एडवांस इनकम टैक्स कम कर देते हैं, अपनी बीएमडब्ल्यू क्लियर कर लेते हैं, उसके अगले दिन या 2 दिन के बाद आप बीएमडब्ल्यू की ड्यूटी जो है बाकी सारे इंपोर्टर्स के लिए बढ़ा देते हैं। या जो मंसूबा आप बनाते हैं गैस की इंपोर्ट का या मोटरवे का, उसमें पहले अपने कमीशन डिसाइड करते हैं, फिर लोगों को कहते हैं कि हमने मोटरवे बनाई, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। 2000 में मुशर्रफ के साथ हमने तीसरी एग्जाम्पल देखी। 2000 में जनरल मुशर्रफ के साथ, अमेरिका के साथ, सऊदी अरब के साथ जब डील की और जेल से निकल के चले जाना था जिस रात को सऊदी अरब, उस दिन अपने वकील एतजाज एहसन, इनके वकील होते थे, वो कई दफा अपने टीवी प्रोग्राम्स में बात बता चुके हैं, एतजाज एहसन को कानो कान खबर नहीं होने दी। उसको कहा ये डॉक्यूमेंट बनाओ, डॉक्यूमेंट भी साइन कर दिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा में सबमिट करने के लिए, लेकिन रात को चले गए चौधरी शुजात द्वारा, किसी को नहीं पता चला। ये नवाज शरीफ साहब की शुरू से खसलत रही है। उनकी तमाम तर सियासत जो है टोटली तौर पे झूठ पे, मकर पे, फरेब पे, ड्रामे पे, चालाकी के ऊपर और अपनी खानदान की और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर मबनी थी। और अभी ये पार्लियामेंट खड़ी हो रही है, ये किस किस्म की पार्लियामेंट होगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन होगी। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो नवाज शरीफ की बेशर्मी है कि चोरी की सीटों के साथ वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, वो भी किसी के नाम पे जीती हुई सीटें, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको हाफिज नईम और रहमान साहब का जो डिसीजन है, जब वो कहते हैं कि मैंने फॉर्म 45 चेक किए हैं और यहाँ सैफ जीते हैं, और सैफ के असल में वोट 31,000 कुछ हैं और उसको इलेक्शन कमीशन ने कम करके 11,000 कुछ कर दिए हैं, और उन्होंने अपनी प्रोविंशियल असेंबली की सीट जो है वेकेट कर दी है। दूसरी जो मैंने एक पॉजिटिव चीज़ सुनी है वो ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं जनाब हाफिज साद रिजवी साहब, उनकी पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो अपने फॉर्म 45 जो हैं नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन की बेसिस के लिए, स्क्रूटनी के लिए तहरीक इंसाफ के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि फॉर्म 45 खाली तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट हैं उन्होंने नहीं लिए, बाकी लोगों ने भी लिए। तो जब सब लोगों को उस वक्त फॉर्म 45 बांटे गए हैं तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल एविडेंस इस्टेब्लिश हो रही है कि कैसे फॉर्म 45 जो जमातों को दिए गए थे इलेक्शन खत्म होने में, बाद में उसमें रद्दबदल किया गया। जाहिर है आप गन्स लेके आ गए और आपने उसको रद्दबदल कर लिया और जाली फॉर्म 47 बनाए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केस जो है बन रहा है। अभी डिपेंड करता है कितनी हिम्मत से तहरीक इंसाफ जो है इसको लेके चलती है। अच्छा, कंक्लूजन क्या है इसका कि पीएमएलएन, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इस वक्त इस हाउस के अंदर तकरीबन आप कह लें कि 95 स्टोलन सीट्स हैं। 55 से 60 जो हैं वो चोरी की सीटें पीएमएलएन के पास हैं। 18 की 18, क्योंकि हाफिज नईम ने बिल्कुल कहा है कि हमने सारे एक्चुअल फॉर्म 45 चेक किए हैं, और एमक्यूएम कहीं से भी नहीं जीती। और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उसकी हर सीट और निशस्त के ऊपर 4-5-5-6 हज़ार से मैक्सिमम उनका वोट है। सारी की सारी 18 इनकी चोरी हुई सीटें, 60 और 18 78 हो गए, 78 हो गए, 14 इसमें और डाल दें 78 के अंदर, मेरा ख्याल है तो ये 92 सीटें बन जाएंगी। तो आप कहें कि 90 से 92 के दरमियान में, इस हाउस के दरमियान में चोरी की सीटें हैं जिसके ऊपर ये पार्लियामेंट खड़ी। ये किस किस्म की बिल्डिंग होगी जिसका गारा जाली, जिसका सीमेंट जाली, जिसकी ईंट जाली, ये कितनी देर जो है
वो चल सकती है। मेरी बड़ी दिल की ख्वाहिश है कि मैं हबीब अकरम साहब के साथ और सरवर बारी साहब के साथ एक डिस्कशन करूं, बिकॉज ये दोनों पाकिस्तान के इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। उनसे पूछूं कि आपने बड़े बड़े रिग्ड और जाली इलेक्शन देखे हैं, और आपने, ज़ाहिर है आपका इंटरेस्ट है, आप एक्सपर्ट्स हैं इसके, लेकिन कभी इस किस्म का भी इलेक्शन आपने पाकिस्तान में देखा सुना था जिस किस्म का ये अभी है? अब इसके ऊपर आ जाए कि जहांगीर खान तरीन और परवेज खटक साहब जो हैं, उनका जो डिपार्चर है, वो डेफिनेटली तौर पे पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के जो ख्वाब थे, वो जो ढांचे, ब्रेन वेव्स हैं, उनकी ये शिकस्त है। परवेज खटक साहब से तो कोई हमें अफसोस नहीं होना चाहिए। अफसोस है वैसे, उनकी बहुत बुरी हुई उनके साथ, लेकिन अफसोस इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने जो कुछ किया वो एक बहुत ही लालच के ऊपर मबनी एक साजिश और एक बिट्रेयल था। उसका कोई प्रिंसिपल पॉइंट उसका नहीं था, उनकी कोई जेन्युइन रीजंस उनके बिल्कुल नहीं थे। अलबत्ता जहांगीर खान तरीन साहब का जो पॉलिटिकल एंड है, इसके मुझे बड़ा अफसोस है ज़ाती तौर पे। आई वांट टू शेयर कि क्यों है। मुझे ये फीलिंग है कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ तहरीक इंसाफ की जो जयालें हैं, और इमरान खान ने खुद और आजम खान ने अच्छा उनके साथ नहीं किया। पहले जब उनको 2018 में, 17 में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट कर रहे थे, चूंकि नवाज शरीफ के खिलाफ तो बड़ी एविडेंस थी। जहांगीर खान तरीन का वो जो केस था लंदन की प्रॉपर्टी वगैरह का, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का केस था। मैंने वो डिसीजन पढ़ा था बैठ के, वो कोई आसान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने खींच तांच के जहांगीर खान तरीन को वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया। चले, वो हो गया। उसके बाद जहांगीर खान तरीन ज़ाहिर असेंबली में नहीं थे, किसी के लिए थ्रेट नहीं थे। इमरान खान ने एक स्टेज पे जहांगीर खान तरीन को एक बड़ा पावरफुल पॉलिटिकल रोल उन्होंने मंजूर किया उनके लिए, और, और कहा अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम है जनाब आजम खान साहब को कि अभी आएगा जहांगीर आपसे डिस्कस करने के लिए। जब उनके पास पहुंचे तो वहां पे आजम खान साहब भरे पड़े थे। उन्होंने उनके साथ लड़ाई की और बड़ी मुंह मारी हुई, गाली गलोच हुई उसकी। जो प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस का, जिसको पीएमओ कहते थे इस्लामाबाद में, बहुत लोगों ने वो सीन देखा हुआ है, जहां पे पीएसपीएम जो थे आजम खान साहब, उनका कहना था कि तुम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो और मैं तुम्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा। इसके अलावा इमरान खान ने एक और भी बड़ी नादानी की, और इमरान खान साहब ऐसी नादानियां बहुत करते थे। जब एक बड़ी प्राइवेट किस्म की चीज़, बड़ी प्राइवेट किस्म की जगह पे, मैं अब नाम नहीं बताना चाहता, बहुत चीज़ें आपको पता होती हैं एज इनसाइडर ऑफ अ सिस्टम, लेकिन आप कहते नहीं है, कह नहीं सकते, उसकी बड़ी मजबूरियां होती हैं। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब जो हैं, उनको सच बोलने की बहुत आदत है, उन्होंने कहीं पे ये कहा कि जहांगीर तो मुझे ये कहता था। तो ये एक ऐसी जगह पे उन्होंने ये सच बोल दिया, एक डिनर टेबल के ऊपर, जहां उन्हें ये सच नहीं बोलना चाहिए था। और वो जो इमरान खान का सच था बेसाख्तगी का, जो जोक में उन्होंने कहा, वो जहांगीर खान तरीन को बड़ा महंगा पड़ गया। और यूं कुछ पावरफुल एलिमेंट्स थे उनके दरमियान, एक अलायंस बना अगेंस्ट जेकेटी। जेकेटी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। उन्होंने तहरीक इंसाफ के राइज में बड़ा कंट्रीब्यूट किया, अपने पैसे से उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने मेहनत की। ही इज़ अ मैन ऑफ ब्रेन वेव्स। उन्होंने, उनका जो ये इस तरह, और जाहिर है कि उनकी कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस और प्रोफाइल नहीं थी तहरीक इंसाफ के बगैर। लेकिन फिर दूसरे आ जाए शुगर स्कैंडल पे। वो जो शुगर स्कैंडल था, वो ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इन दी पिक्यूलियर कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, आपके जो पॉलिटिकल एलाइज हैं, उनकी इस किस्म की गलतियों को आपने नज़रअंदाज करना होता है, और कम से कम आप एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज नहीं करते। वहां पर भी जो मुझे, ये बड़ी तल्ख बात है लेकिन ये समझने वाली बात है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक रिएक्टिव माइंडसेट है, और उस रिएक्टिव माइंडसेट में उसको प्ले किया पीएमएलएन ने। पीएमएलएन में ऐसा कोई रिएक्टिव माइंडसेट नहीं है, देखा कितने बेशरम है। तो उर्दू के जराए अबलाग को इस्तेमाल किया गया पीटीआई को और इमरान खान को डिफेंसिव पे डालने के लिए। उस जमाने में अलीम खान और जहांगीर खान तरीन एटीएम थे, दिन रात। आपको याद है कि इनको गालियां दी जाती थी, इमरान खान को गालियां दी जाती थी, एटीएम रखें। सो इमरान खान और तहरीक इंसाफ इसे महसूस करते थे, रिएक्ट करते थे, डिफेंसिव पे इसके हवाले से चले जाते थे। अगर इस तरह से की डिसीजन मेकर्स और पार्टीज डिफेंसिव पे जाने लग जाएं, तो बीजेपी इसमें, देखें नरेंद्र मोदी, मोदी जी जो हैं, वो डेड ऑनेस्ट हैं। पाकिस्तान में शायद कोई लीडर इतना, उसकी प्रोफाइल में ऑनेस्टी नजर नहीं आपको आएगी जितनी नरेंद्र मोदी की है। शादी ही नहीं की हुई, बच्चे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी ख्वाहिशात ही नहीं है, बीवी जब ना हो तो। लेकिन नरेंद्र मोदी के आगे पीछे जो पूरा एक पावर मैट्रिक्स है, खास करके जो कॉर्पोरेट इंडिया का पावर मैट्रिक्स है, उसमें बड़े बड़े करप्ट लोग हैं जो पैसे बना रहे हैं अपनी गुर्बत की वजह से, चूंकि वो मोदी जी के करीब हैं। लेकिन अगर मोदी ने उनको अपने से डिस्टेंस करना है, तो उनसे डिस्टेंस कर देगा, क्वाइट कर देगा। ये नहीं होगा कि अपने ही किसी पावरफुल हलीफ के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज हो जाए। ये एक सैड अफेयर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और बाद में उसी जहांगीर खान तरीन को, उसी अलीम खान को पीएमएलए ने गले लगाया, और आप सबके सामने है, उस वक्त भी वो प्ले कर रहे थे। पीटीआई के साथ प्ले करना जो है वो बड़ा आसान है, बिकॉज ये जमात अभी तक जहनी तौर पे पॉलिटिक्स में बड़ी कच्ची है, और ये डिफेंसिव पे चले जाते हैं, बड़ी आसानी से ब्लैकमेल हो जाते हैं। अभी जैसे आपने देखा, मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था, कैसे महाज खोले हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये गद्दार है, ये आईएसआई के एजेंट है, इसने पैसे पकड़े, ये रॉन्ग नंबर है, ये फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि रॉन्ग नंबर है। ये एक बेसिकली इमेच्योरिटी की
एग्जाम्पल्स हैं, जब आप में पुख्तगी होती है तो आप इस तरह से डिफेंसिव पे नहीं जाते, इस तरह से आप पे फूट जो है वो नहीं पड़ती। सिराजुल हक साहब का डिपार्चर ड्यू था, ये और बात है कि लोअर दीव से उनकी सीट जो है वो चली गई है, तो एक फाइनल मोमेंट था, लेकिन सिराजुल हक साहब को कभी भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की पल्स जो है वो समझ नहीं आई। मेरी एक ज़माने में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मेरे प्रोग्राम की बहुत सरपरस्ती करते रहे, मेंटोरिंग करते थे, मेरी उनसे बड़ी डिस्कशंस होती थी फ़ोन के ऊपर, और मैं उनको हमेशा कहता था कि जमात इस्लामी की जो अमीर और जमात इस्लामी है, आप लोगों को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की जो डायरेक्शन है वो समझ नहीं आ रही, और आपके सिर्फ एक फ्यूचर है कि आप तहरीक इंसाफ के एलाई बन जाएं और अपने आप को स्ट्रेटिजिकली डिफाइन करें एज एज एन एलाई ऑफ इमरान खान एंड तहरीक इंसाफ, बिकॉज डायरेक्शन जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की वो इसी डायरेक्शन में जाती है जो यूथ आती है, अदरवाइज यूथ जो है वो जमात इस्लामी के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। बार बार आपको मैं एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में डेमोग्राफिक एनालिसिस नहीं हो रहा। असल में डेमोग्राफिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है, इनका डेमोग्राफिक डेफिसिट हो गया है, क्योंकि जो नया बच्चा जो 2007 में 7 साल का था, 2013 में 7 साल का था, 8 साल का, 9 साल का था, उसके जहन के अंदर नवाज शरीफ, मरियम, बिलावल, हमजा वगैरह जो हैं, इसी तरह से उसके दिमाग में सिराजुल हक साहब की पॉलिटिक्स जो है वो नहीं बैठती। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज होती पॉलिटिक्स। बहरहाल रेजिग्नेशन राजा सिकंदर सुल्तान साहब की मुझे तारीफ थोड़ी सी करनी है। इनका रेजिग्नेशन मांगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पहले भी मांगा था। पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज ने 75 साल में बहुत बुरे सिविल सर्वेंट पैदा किए हैं, मुनाफिक भी थे, बुरे लोग भी थे, लालची भी थे, लेकिन 75 बरस की पाकिस्तान सिविल सर्विसेज की जो तारीख है उसमें इतना बड़ा मुनाफिक, इतना बुरा आदमी जिसने इदारों को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, जिसमें सिर्फ शर भरा हुआ है, जिसमें अच्छाई की कोई कैपेबिलिटी अल्लाह ताला ने रखी, इतना बुरा आदमी जो है पाकिस्तान सिविल सर्विसेज में, ऐसा अफसर कोई नहीं देखा। इसी पे मेरा इख्तिताम है, और जॉन बोल्टन का इंटरव्यू मैं घंटे में रिलीज करूंगा, JVS न्यूज़ पे करूंगा, उसको ट्वीट भी कर दूंगा, उसको जरूर देखिएगा, यू विल फाइंड दैट इंटरेस्टिंग। थैंक यू।